नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस दैनिक क्विज में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत में वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन सही हैं। वित्त आयोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत स्थापित एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। आयोग की सिफारिश केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी है। इसकी प्राथमिक भूमिका केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण को की सिफारिश करना है। वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए, द हिंदू में एक एडिटोरियल था, फाइनेंस कमीशन एंड पब्लिक फाइनेंस इन केरला। तो केरला की सरकार ने कुछ आपत्ति जताई है कि भाई जो ये वित्त आयोग है तो इसमें जो कर का निर्धारण हो रहा है तो उसमें हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें जो कर का निर्धारण हमारा कम होता चला जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा टैक्स में ज्यादा बेनिफिट यहां पर दिया जाए। ठीक है, टैक्स का जो वितरण होता है वो हमको थोड़ा सा अधिक दिया जाए, ये केरला ने यहां पर डिमांड करी। इस वजह से यहां पर आप देखोगे वित्त आयोग जो था वो चर्चा में आ गया। अब अगर वित्त आयोग की हम लोग बात करते हैं तो हमको पता है कि 280 आर्टिकल में इसका मेंशन है। ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय उस हर निकाय को बोलते हैं जिसका संविधान में उल्लेख होता है। संविधान में यदि किसी आर्टिकल में किसी निकाय का उल्लेख है तो उसको हम लोग संवैधानिक निकाय के नाम से जानते हैं। अब इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो एक तरीके से सलाहकारी होती है ना, यानी कि इसकी जो अनुशंसाएं होंगी सरकार के ऊपर है, वो उनको मानती है कि नहीं मानती है उसके ऊपर है, बाध्यकारी नहीं होती। दूसरा, यहां पर जो वित्त आयोग होते हैं तो ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट संसद के दोनों सदनों पे समक्ष इसको रखते हैं। अब देखिए, स्थापित एक स्थायी संस्था, ये गलत हो जाएगा। प्रति 5 वर्ष में इसकी स्थापना होती है, तो कोई परमानेंट निकाय नहीं है ये। फिर ये बाध्यकारी है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और तीसरा वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय जल आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कौन से कथन सही हैं। सीडब्ल्यूसी भारत में जल संसाधन प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एक स्वतंत्र नियामक निकाय है। देश भर की नदियों के जल विज्ञान यानी कि जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा होता है उसकी निगरानी करता है। सीडब्ल्यूसी के पास अंतरराज्यीय जल बंटवारे समझौते के लिए मंजूरी देने का अधिकार है। अब आपको पता है, आज ही के द हिंदू में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि यहां पर सेंट्रल वाटर कमीशन ने जो रिपोर्ट निकाली है उसमें बेसिकली ये कहा है कि जो दक्षिण भारतीय राज्य उसमें 23% से ज्यादा जो इनकी भूजल क्षमता है उसमें केवल उसका 23% रह चुका है जल। फिर हम लोगों ने इसके कारण भी देखे थे, तो वो वाला द हिंदू का वीडियो नहीं देखा है तो आज ही जाके उसको देखिएगा। तो ये इस कारण से जो सीडब्ल्यूसी है ये यहां पर चर्चा में आ जाता है। अब सीडब्ल्यूसी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारा, इसको मैं अगर आपको यहां से दिखाऊं तो जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, इसके अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनवेशन जो आता है इसके अंतर्गत आता है। तो यानी कि ये स्वतंत्र निकाय नहीं है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपको नई दिल्ली में मिलेगा। बेसिकली ये परामर्श देते हैं। इस निकाय का काम होता है परामर्श देना, राज्यों को बाढ़ नियंत्रण के रूप में, सिंचाई में कोई पॉलिसी बनानी है या फिर पेयजल आपूर्ति में कोई पॉलिसी बनानी, तो उसमें परामर्श देने का काम इनका होता है। तो अगर यहां पर देखिए स्वतंत्र निकाय की बात करेंगे तो गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आते हैं ये। यहां पर एकदम सेकंड स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। अंतरराज्यीय जल बंटवारों से इनका कोई लेना देना नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन है ए, केवल ए। थर्ड देखते हैं, भारत में जीआई टैग। अब आपको पता है यहां पर एक साथ 60 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे कि बनारस में जो बनारसी ठंडाई होती है उसको जीआई टैग मिला। इसी तरीके से आप देखोगे असम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, त्रिपुरा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको जीआई टैग में शामिल करा गया। जीआई टैग एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति वाले उत्पादों को प्रदान किए जाते हैं और उसमें एक विशिष्ट गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशेषता होती है। केवल कृषि उत्पादों में ही जीआई टैग पंजीकरण के लिए पात्र हैं। इनका पंजीकरण स्थायी है और नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए कौन से कथन सही है, वीडियो को पॉज करके इसको लगाइए। जब भी हम लोग जीआई टैग की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आता है ना, इसके अंतर्गत इसको दिया जाता है। तो ये 10 वर्षों के लिए होता है, फिर इसको यहां पर रिन्यू कराना होता है। तो एक चीज तो यहां पर जीआई टैग के संदर्भ में हमको समझ में आ जाती है। तो अगर इस चीज को आप देखोगे तो यहां पर जो पहला वाला कथन है वो एकदम सही हो जाएगा। केवल कृषि उत्पाद ही इसके अंतर्गत होते हैं, नहीं, जो भी हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद होते हैं, फूडिंग के उत्पाद होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होती हैं, वो भी इसके अंतर्गत शामिल करे जाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका पंजीकरण स्थायी होता नहीं, केवल 10 वर्षों के लिए होता है, वापस से इसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चौथा कथन देखते हैं यहां पर, इसमें लिखा हुआ है भारत रत्न पुरस्कारों के बारे में कौन से कथन सही हैं।
भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो सरकार में असाधारण सेवा प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। इसके लिए नामांकन भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है। भारत रत्न केवल भारत के नागरिक को ही प्रदान किया जा सकता है। वीडियो को पॉज करके इसको लगाइए। अब आप देखेंगे यहां पे प्रेसिडेंट के द्वारा जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करा गया। भारत रत्न पुरस्कार की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये जब इसकी स्टार्टिंग हुई तो बेसिकली कला के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य हो गया, विज्ञान के क्षेत्र में, या कोई भी पब्लिक सर्विस होती, सार्वजनिक सेवा होती, उसके क्षेत्र में दिया जाता था। बाद में इन सब मॉड्यूल्स को बढ़ा के यहां पर क्या कर दिया गया, बेसिकली 2011 में मानव सेवा के लिए या मानव प्रयास, किसी भी क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट प्रयास करता है तो उसको भारत रत्न की प्राप्ति यहां पर दी जाती है। बेसिकली यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिफारिश करते हैं प्रेसिडेंट से कि किनको यहां पर ये चीज देनी है। जो सरकार में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ये कथन गलत हो जाएगा। बेसिकली किसी भी आम नागरिक को भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है। भारत का कोई भी नागरिक नामांकन कर सकता है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल भारत के नागरिकों को प्रदान करा गया, यह भी स्टेटमेंट गलत है। मुझे कमेंट करके बताइए कौन से विदेशी नागरिक, कितने विदेशी नागरिक ऐसे हैं जिनको इस पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से सम्मानित करा गया है। तो बेस्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 2022 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी है। बहुत ही ज्यादा स्टैटिक प्रश्न मगर अभी लेटेस्ट पूछा गया है तो इसको लगाने का प्रयास करिए। जब भी मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो हमें यहां पर एक चीज नजर आती है, जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, तो मौद्रिक नीतियां जो होती हैं उनको निकालने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आरबीआई की। और आरबीआई ही डिसाइड करता है किस तरीके से कीमतों पर उतार चढ़ाव जो होते हैं उसको कंट्रोल करा जा सके। तो बेस्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आज के तत्व में फर्टिगेशन विधि की बात करते हैं तो फर्टिगेशन बेसिकली ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो यहां पर फर्टिगेशन यानी कि फर्टिलाइजर, और इरिगेशन, गेशन का मतलब क्या हो गया, इरिगेशन, इसका मतलब हो गया उर्वरक और इसका मतलब हो गया सिंचाई। तो इसमें क्या है कि जो उर्वरक होते हैं और जो सिंचाई यानी कि पानी, तो वाटर प्लस फर्टिलाइजर, इन दोनों का मिक्सचर जो है इसको यहां पर वाटर पंप के माध्यम से, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से दिया जाता है। हो क्या रहा है बेसिकली फायदा, एक तो सबसे अच्छी तकनीक मानी जाती है ये सिंचाई के लिए, क्योंकि इसमें जो हमारा उर्वरक है वो अननेसेसरी बर्बाद नहीं होता। आपको पता है कि उर्वरक के क्षेत्र में हम बहुत ज्यादा उर्वरक आयात भी करते हैं, तो आयात जब आप करोगे तो उसमें आपका विदेशी मुद्रा आपको देनी पड़ेगी। तो जब जो हमारे आयात में डॉलर्स हम खर्च कर रहे हैं हम उसको बचा सकते हैं। यहां पर लिमिटेड मात्रा में जितनी पौधे को आवश्यकता है उतनी मात्रा में उर्वरक दिया जाता है, अनावश्यक बर्बादी से रोका जा सकता है। प्लस आप देखो केमिकल फर्टिलाइजर जो भी हमारे होते हैं, तो जब वो एक तो बर्बादी हो रही है, दूसरा वो हमारे मृदा में जब मिलते हैं तो ये सब केमिकल्स जो हैं, आपको पता होगा, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एल्गल ब्लूम का, है ना। तो पानी में घुलनशील होकर पानी के माध्यम से किसी तालाब में, नदी में जाके एल्गल ब्लूम, शैवाल प्रस्फुटन जिसकी घटना होती है उसको ये प्रेरित कर देंगे, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो दोनों ही दृष्टि से, एक तो उर्वरक का अनुपयोग, उसका अननेसेसरी यूज ना हो, दूसरा हम केमिकल फर्टिलाइजर को भी हम अपने भूमि में बचा सके, इन दोनों का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। कैसे, फर्टिगेशन मेथड से। तो पौधे को जितनी आवश्यक रूप से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उतना ही पोषक तत्व हम पौधे को यहां पर देते हैं, ठीक है। तो ये था फर्टिगेशन विधि। चलिए, आज के द हिंदू में मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था एड्स से संबंधित, तो वहां पर एक विधि आई थी जिसको बोलते हैं एआरटी थेरेपी। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट इज एआरटी थेरेपी, ये क्या होती है, और दूसरा कौन से दो विदेशी नागरिक हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आज के डेली क्विज में इतना ही रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा डेली क्विज कैसा लगा। टू द पॉइंट रखने का प्रयास करता हूं कि जिससे कि आपका समय अननेसेसरी खराब ना हो, तो आप कम समय में प्रश्नों को करके, उसको उत्तर करके, अटेम्प्ट करके अच्छे से अपना रिवीजन कर सके। आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।